हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अजहर आपके अपने YouTube चैनल A1 स्टडी सेंटर में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कहते हैं ना कि हम लोग मेहनत क्यों करते हैं। मेहनत सफलता पाने के लिए करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन समस्या वहां हो जाती है जब हम मेहनत करना उस जगह पर छोड़ देते हैं जहां पर हम सफलता के काफी करीब होते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम लोग के पास जब तक से CTET का नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ था तब तक से हम लोगों ने तो आग लगा दी थी, कब निकालेगा कब निकालेगा। और जब CTET की नोटिफिकेशन जारी हो गए, एग्जामिनेशन का शेड्यूल जारी कर दिया गया, तो हमने मेहनत करना ही छोड़ दिया है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को मेहनत अपना जारी रखना पड़ेगा क्योंकि हम लोग सफलता के काफी करीब हैं, है ना। तो इस सफलता के करीब में हम लोगों को मेहनत करना नहीं छोड़ना है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आज एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर आए हैं जो आपके मेहनत को रंग लाएगी, यानी आपको CTET में 4 से 5 क्वेश्चन जरूर सॉल्व करवाएगी, ठीक है। तो वो टॉपिक आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है दोस्तों। इसका नाम है चिंतन एवं समस्या समाधान। क्या होता है थिंकिंग, क्या होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सभी के बारे में हम लोग जिक्र करने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक से आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि ऑल लेटेस्ट अपडेट आपके तक पहुंचते रहे, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि थिंकिंग का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थिंकिंग, व्हाट इज थिंकिंग, यानी चिंतन क्या है दोस्तों। इसको समझने से पहले आपको एक टर्म जानना पड़ेगा, कॉग्निटिव। कॉग्निटिव जो होता है, मैंने आपको डेवलपमेंट वाले चैप्टर में पढ़ाया है कि कॉग्निटिव के बहुत सारे टाइप्स मैंने बताए थे आपको। उनमें से एक टाइप मैंने आपको क्या बताया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट ब्रेन से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है दोस्तों, ब्रेन से रिलेटेड होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है ब्रेन से रिलेटेड होता है। और जब आपका कोई भी बिहेवियर अगर आपके ब्रेन से रिलेटेड हो, यानी बिहेवियर रिलेटेड टू योर ब्रेन इज कॉल्ड, है ना, इज कॉल्ड क्या, थिंकिंग। यानी कहने का अर्थ यही हुआ दोस्तों कि एक बहुत बड़ा पहलू है, कौन, थिंकिंग। किस चीज का, कॉग्निटिव बिहेवियर का, है ना। तो जो कॉग्निटिव बिहेवियर है ना, उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक रोल अदा करता है थिंकिंग। किसी भी बच्चे के, है ना, मानसिक जो भी व्यवहार होते हैं, संज्ञानात्मक व्यवहार जो होते हैं, उनमें एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है थिंकिंग। दूसरा पॉइंट कहता है फ्लो ऑफ कनेक्टेड आइडियाज विद गोल एंड पर्पसेस। यानी थिंकिंग क्या है, एक फ्लो है, एक बहाव है ना, किसका, कनेक्टेड आइडियाज किसके साथ, पर्पसेस के साथ, गोल के साथ, है ना। जब आप किसी भी आइडियाज, है ना, कोई भी विचार अगर आपके हों और वो एक गोल डायरेक्टेड हो, आपका पर्पस डायरेक्टेड हो, यानी उसमें उद्देश्य पूर्ण हो, उद्देश्य रहित नहीं हो, उद्देश्य पूर्ण हो। और ऐसे उद्देश्य पूर्ण जो आइडियाज होती हैं उसका कनेक्टेड वे में फ्लो करना, है ना, क्या कहलाता है, थिंकिंग कहलाता है, चिंतन कहलाता है। अब बात करें क्या, नेक्स्ट आपको बता दें कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ना, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग कहीं ना कहीं थिंकिंग में आता है ना। अगर आप चिंतन नहीं करोगे तो एक बात बताओ, किसी भी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकोगे, नहीं कर सकोगे ना। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी भी समस्या का समाधान निकालने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। और चिंतन करना पड़ेगा मतलब क्या, मानिए कि अगर आपके सामने एक प्रॉब्लम आ गया, आपको उसको सॉल्व करना है, तो क्या करोगे आप, बोलोगे सीधा थिंकिंग, हाँ थिंकिंग। लेकिन अगर इसको और क्लैरिफाई करें तो पता चलेगा कि अगर किसी भी प्रॉब्लम को अगर आपको सॉल्व करना होगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको आपके कॉग्निटिव बिहेवियर को शो करना पड़ेगा, अपने ब्रेन से रिलेटेड बिहेवियर को शो करना पड़ेगा। और अगर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आपके अंदर जो भी आइडियाज है ना, उसको कनेक्टेड वे में, एक है ना संयोजित रूप में जुड़े हुए एक फ्लो में आपको फ्लो करवाना पड़ेगा, है ना, तब आप उस प्रॉब्लम से सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं हम लोग आगे की टॉपिक की। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है कि क्या टूल्स हैं थिंकिंग के, क्या हथियार है भाई, क्या साधन है। तो आपको बता देते हैं। इसको समझाने से पहले मैं आपको बात पूछना चाहता हूं कि अगर आप सोच रहे हो, सोचते क्यों हैं, समस्या का समाधान करने के लिए। इसलिए इस चैप्टर का नाम थिंकिंग एवं प्रॉब्लम सॉल्विंग है, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कहीं ना कहीं रोल थिंकिंग का होता है। तो थिंकिंग के क्या साधन हैं, आप किस किस चीज की मदद से
सोचते हैं तो आपको बता देते हैं कि सबसे पहले अगर आपके ब्रेन में अगर इमेजेस आती हैं, प्रतिमा होता है, आप उसका यूज़ करते हैं ना थिंकिंग करने के लिए। जैसे मैं आपको बोलूँ कि 2+2 क्या होता है, तो आपके मन में आ जाएगा पहले 2, फिर प्लस, फिर 2, यानी 2 का है ना, 2 जो है वो जो नंबर है उसका फिगर आपके इमेज जो प्रतिमा ना आपके ब्रेन यानी कॉग्निटिव बिहेवियर आप शो कीजिएगा। 2 है ना, प्लस 2 इक्वल टू 4, यानी आपने ब्रेन में इमेजेस बनाई है ना, और उन इमेजेस से ना सोचोगे। अगर वो इमेज नहीं होगा, रियल में ही होगा, तो हम उसको सोचेंगे क्यों, देख लेंगे, है ना। तो सोचने की बात आती है तो आपको इमेज एक टूल्स यूज करते हैं, यानी एक हम लोग प्रतिमाओं का यूज करते हैं। हाँ ऐसा था, ये था, 2+2 इक्वल टू 4, मतलब अगर आपके ब्रेन में किसी भी चीज़ का अगर इमेज है तो आप उसके बारे में सोच सकते हो। अगर उसका इमेज ही नहीं है, हम बोलेंगे कि कैलिफोर्निया में एक नदी है, वो कैसा है तो नहीं जानते। लेकिन अगर कैलिफोर्निया में एक नदी का नाम आपको बता दे, जैसे भारत में गंगा नदी का नाम बता दे आपको, तो अरे गंगा नदी, भारत का मैप आपको नजर आ जाएगा, भारत का मैप आपके ब्रेन में पहले आएगा, उसके बाद आप सोचने लगोगे। मतलब क्या है ना कि ब्रेन में अगर आपको थिंकिंग करना है तो कहीं ना कहीं आप इमेज का यूज करते हो, है ना, इमेजेस का यूज करते हो, ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में। दूसरा क्या है, कॉन्सेप्ट्स। अगर आप उसके बारे में कॉन्सेप्ट्स नहीं होगा, जैसे कि मैंने कहा कि अगर गंगा नदी को पता लगाना हो किसी मैप में, भारत में कहाँ है, तो आपके ब्रेन में मैप आता है। जब मैप आता है तो एक बात पता है, उसके बारे में अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा कि ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है ना, आपको जनरल आइडियाज नहीं होंगी, तो क्या आप सोच पाओगे, नहीं सोच पाओगे ना, है ना। आप जान ही नहीं पाओगे कि मैप में नदी को कैसे इंडिकेट किया जाता है ना, रिवर को कैसे इंडिकेट किया जाता है। आप कॉन्सेप्ट नहीं जानोगे, आप जनरल आइडियाज नहीं जानोगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा, यानी आप थिंकिंग नहीं कर सकते हैं। तो थिंकिंग करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इमेजेस का यूज करते हैं एक टूल्स के रूप में, है ना, और दूसरा क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हैं टूल्स के रूप में, है ना। अब बात करते हैं सिंबल्स एंड साइंस। मैंने इससे पहले एक उदाहरण दिया था, 2+2 इक्वल टू 4। आपने गौर किया कि 2 और 2 के बीच में प्लस लगा रहा था, अरे प्लस था ना, वो प्लस क्या है, एक सिंबल है, साइन है। और आप जब भी किसी साइन को, सिंबल को यूज करते हैं तो आप सोच सकते हैं ना, थिंकिंग कर सकते हैं। तो हम लोग सिंबल एंड साइंस को यूज कर सकते हैं थिंकिंग करने के लिए, कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं थिंकिंग के लिए, इमेजेस को टूल्स के रूप में यूज करते हैं थिंकिंग के लिए, ठीक है। अब भाषाएं, अब एक बात बताइए, भाषाएं, अब देखना जब बच्चे क्या कहते हैं, वाइगोस्की का कहना था कि बच्चे प्राइवेट स्पीच कहते हैं, और वही ना हमारे पियाजी जी ने क्या कहा है कि पियाजी जी ने कहा है कि ईगो सेंट्रिज्म के बारे में, है ना, अहम केंद्रिता के बारे में, कि बच्चा अपने आप से कुछ बातें करते रहता है, यानी सोचता है ना, कुछ सोचता है तभी तो बातें करता है। नहीं आज हमको यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ऐसे करेंगे, आज स्कूल जाएंगे, पहले बिस्किट खाएं, मतलब क्या है, वो अपने आप से बातें करता है। तो यानी कहने का मतलब कि अगर सोचने के लिए कहीं ना कहीं हम लोग लैंग्वेजेस का भी टूल्स के रूप में यूज करते हैं। तो क्लियर हो गया। अभी तक से मैंने क्या बताया कि टूल्स के रूप में हम किसको किसको यूज करते हैं। सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं किसको, इमेजेस को यूज करते हैं, है ना, कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, और सिंबल एंड साइंस को यूज करते हैं, लास्ट क्या, लैंग्वेजेस का यूज करते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, है ना, और उससे पहले क्वेश्चन बात करते हैं। एक बात बताइए, वही क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको बताया, चिंतन में यानी थिंकिंग में हम किसको किसको शामिल करते हैं। तो यहाँ पर टूल्स के लिखना है, प्रतिमा यूज करते हैं, इमेजेस, लैंग्वेजेस, है ना, उसके बाद कॉन्सेप्ट्स हो गए, इन सभी का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, चिंतन में करते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछा हुआ एक क्वेश्चन है, मैंने आपके लिए नोट्स बना के लिखा है। अब देखिए कॉन्सेप्ट मैप क्या होता है कि जब आप कोई चीज सोचते हो ना, थिंकिंग करते हो, तो आपके पास उसका एक कॉन्सेप्ट मैप आ जाता है। जैसे कहने का मतलब क्या है ना कि वह डायग्राम जिसमें आप कॉन्सेप्ट के बीच में रिलेटेड करते हो। जैसे कि मान लीजिए एक ट्री है, एक पेड़ है, तो आप ये पेड़ से क्या क्या रिलेट करते हो, पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलता है, तो पहले आप करते हो तो हमको मिलता क्या है, तो पेड़ से क्या क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, छाया मिलता है, शेड मिलता है, उसके बाद पेपर भी मिलता है। तो ये सब क्या है, हमें एक मैप बना ली, पहले मिलता क्या है, अब जब मिला तो उसका यूज क्या है ना, जितने भी और लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको लेते हैं ऑक्सीजन को, है ना, शेड हम लोग छाया लेते हैं, उसके बाद नोट पेड्स बनाए जाते हैं पेपर का, है ना, बुक्स बनाई जाती हैं। तो ये सभी क्या है, मैंने अपने ब्रेन में एक ट्री बना लिया, एक मैप बना लिया, है ना। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, कॉन्सेप्ट मैप कहते हैं। कोई भी चीज को सोचने से पहले, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम लोग एक ब्रेन में ना कॉन्सेप्ट मैप बनाते हैं, है ना। एक क्वेश्चन आया हुआ है, क्या आया हुआ है कि कॉन्सेप्ट मैप्स आर मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज, है ना। कॉन्सेप्ट जो मैप होते हैं ना, उसका यूज किया जाता है इंक्रीज करने में, अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट बाय। तो किस चीज को हम लोग इंक्रीज करके हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट को हम लोग बढ़ा सकते हैं, तो कॉन्सेप्ट मैप्स को
यूज किया जाता है इंक्रीज करने के लिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट। क्या करके? तो हमने बताया क्या कि इंक्रीज करेंगे क्या चीज़? एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन लॉजिकली, यानी सूचनाओं को आप तार्किक रूप से जमा करने की अगर आप क्षमता आप अपने आप में डेवलप कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं, तो कहेंगे कि आपका कॉन्सेप्ट मैप आपका बहुत अच्छा से बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि कॉन्सेप्ट मैप को हम लोग अपने अंडरस्टैंडिंग को अगर इंक्रीज करना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अपने आप के अंदर जो हमारी एबिलिटी है ना किसी भी इंफॉर्मेशन को लॉजिकली सोचने का, तो उस चीज़ को हम लोग को इंक्रीज कर लेना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों कुछ स्टेटमेंट्स जो काफ़ी सीटेट में पूछे नहीं जाते हैं, है ना। इससे पहले रोस ने क्या कहा था? रोस का स्टेटमेंट क्या था? तो रोस का स्टेटमेंट बता देते हैं, थिंकिंग इज अ मेंटल एक्टिविटी। थिंकिंग जो है एक मानसिक प्रक्रिया है, क्रियाकलाप है इन इट्स कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स। यानी अगर हम बात करें संज्ञानात्मक पहलू के अगर टर्म में बात करें तो हमारा जो थिंकिंग है ना वो एक मेंटल एक्टिविटी है। यानी मेंटल एक्टिविटी को उन्होंने कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स के रूप में, है ना, क्या कहा उन्होंने? थिंकिंग। यानी थिंकिंग जो है वो मेंटल एक्टिविटी है। और इससे पहले मैंने भी तो आपको बताया ना कि थिंकिंग का मतलब क्या होता है? कॉग्निटिव बिहेवियर। और कॉग्निटिव बिहेवियर कहाँ से रिलेटेड होता है? मेंटल से ना, माइंड से ना। तो कहने का मतलब यही बात रोस ने भी कहा। क्या कहा उन्होंने? कि रोस जी ने कहा कि जो थिंकिंग है वो एक मेंटल एक्टिविटी है ना। किसके रिस्पेक्ट में? कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स की बात करें तो उसमें, है ना। चलिए अब बात करते हैं अगला स्टेटमेंट किन्होंने दिया। तो अगला स्टेटमेंट मोहसिन जी ने दिया। मोहसिन का क्या कहना था? उनका कहना था कि जो विचार है वो समस्या समाधान का एक अंतर्निहित व्यवहार है ना। कहने का मतलब क्या है ना कि जो विचार है, थॉट्स जो हैं, समस्या समाधान का यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक अंतर्निहित व्यवहार है ना। ये सब एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं एक्चुअल में, है ना। सीटेट में, सीटीटी में खास करके पूछे नहीं जाते हैं। केबीएस वगैरह आप डिटेल प्रिपरेशन की तैयारी करें तो वहाँ पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट। थिंकिंग के टूल्स हो गए। अब हम थिंकिंग के टाइप्स की बात करते हैं कि थिंकिंग का टाइप्स क्या होता है ना। तो ये हम लोग जानेंगे, है ना। गिलफोर्ड के अनुसार, पॉल जो गिलफोर्ड थे उन्होंने 2 टाइप्स के थिंकिंग बताए, है ना। पाउल जो गिलफोर्ड थे उन्होंने 2 तरह के टाइप्स बताए किसके? थिंकिंग के। सबसे पहला उन्होंने बताया डाइवर्जेंट थिंकिंग और दूसरा बताया कन्वर्जेंट थिंकिंग। आपको मैं बता दूं कि जो डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट का मतलब होता है क्या, आपको बताते हैं। आपने अवश्य देखा होगा कि जब भी कोई नई सड़क बनती है ना तो वहाँ पर एक बोर्ड लगा दिया जाता है और बोलता है कि यहाँ पुल का निर्माण हो रहा है, वहाँ पर डाइवर्जेंट एक रास्ते, बगल से रास्ते निकाल दिए जाते हैं, तो उसको डाइवर्जेंट कहा जाता है। तो डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है? फैलाना, अपसारित करना, है ना। डाइवर्जेंट का मतलब होता है अपसारित करना, फैलाना। यानी एक जगह पर अगर आपका एक चीज़ अगर नॉलेज है, उस नॉलेज से आप बहुत सारे नॉलेज आप दे दें। जैसे आपको हम पूछ दे एक एग्जाम्पल के तौर पर कि आपको एक पेपर दे दिया जाए और बोलेंगे ये क्या है, तो एक बच्चा कहेगा भाई सर ये पेपर है, तो इसका मतलब क्या है? उसके पास डाइवर्जेंट थिंकिंग नहीं है, उसके बारे में बहुत सारे विचार उस कागज़ के बारे में नहीं। लेकिन एक बच्चा ऐसा ही करता है, सर ये पेपर है, इसको हम लोग लिखने के लिए यूज कर सकते हैं, सर इसका ये काम हो सकता है। तो इस तरह से उन्होंने एक चीज़ को अलग अलग एस्पेक्ट्स में डिफाइन कर दिया, है ना। और ऐसे पॉसिबल कब होते हैं? देखिएगा, जब एक क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर निकले तो उसको कहते हैं हम लोग क्या? डाइवर्जेंट, है ना। ऑप्शंस ज़्यादा हों, ठीक है, उसको कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। यूजिंग इमेजिनेशन, यानी यहाँ पर कॉन्सेप्ट मैप का काफ़ी ज़्यादा यूज होगा, तो इसको कहेंगे हम लोग डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, तो दूसरा जो होता है, और एक चीज़ बता दें कि डाइवर्जेंट थिंकिंग को क्रिएटिव थिंकिंग भी कहते हैं। अगर बच्चे के अंदर अगर ऐसा एबिलिटी है तो उस बच्चे को क्रिएटिव चाइल्ड कहते हैं, है ना। और ये हॉरिजॉन्टल थिंकिंग भी कहलाता है। अब बात करते हैं हम लोग अदर टाइप का, जिसका नाम है कन्वर्जेंट, है ना। तो कन्वर्जेंट का मतलब होता है कि आपके पास बहुत सारे नॉलेज है और उसका एक निष्कर्ष निकाल लेना। ठीक है, तो यहाँ भी लॉजिक का यूज होना है कि आप बहुत सारे बातों को एक जगह पर बता लेना, ये भी तो आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग है ना। इसको और एक नाम से बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, या एनालिटिकल थिंकिंग कहते हैं, या लीनियर या वर्टिकल कहते हैं। तो ये एग्जाम में पूछा गया है। हॉरिजॉन्टल थिंकिंग कौन होता है? डाइवर्जेंट, है ना। यानी हॉरिजॉन्टल डाइवर्जेंट कहलाता है और आपका वर्टिकल क्या कहलाता है? आपका वर्टिकल कहलाता है कन्वर्जेंट कहलाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ इसके अलावे और दो टाइप्स हैं। दोनों टाइप्स को हम लोग जिक्र कर लेते हैं। हम लोगों ने अभी तक से क्या क्या जाना? हम लोगों ने अभी तक से जाना कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। अब हम लोग बात करते हैं 2 अदर टाइप का, जिसको हम लोग कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। यहाँ से तो 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
एक इसको पढ़ाने से पहले एक आपसे उदाहरण पूछना चाहता हूँ। एक बच्चा है, एक बच्चा क्या करता है कि जिस चीज को देखता है उसी के बारे में सिर्फ बता पाता है, केवल वही बताता है, जो देख रहा है वही बताता है। ये कागज है, ये पेन है, ये घर है, ये लकड़ी है, पेड़ है, मतलब जो देख रहा है वही बता रहा है। लेकिन एक ऐसा बच्चा है जो किसी भी चीज को ना डाइवर्जेंट थिंकिंग उसके अंदर है, यानी एक चीज के बारे में बहुत सारे वो ऑप्शंस, बहुत सारे आंसर्स बताने के लिए योग्य है, तो उसको कहेंगे कि उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ गया है। तो कहीं ना कहीं डाइवर्जेंट थिंकिंग को ही हम लोग क्या कह सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कह सकते हैं। उसके अंदर अमूर्तता की सोच आ जाती है ना। तो मतलब बच्चा यहाँ पर लॉजिकली सोचता है ना। जैसे यह मूर्ति शांति का प्रतीक है, आजादी की निष्पक्षता। जैसे एक बच्चे को आपने कह दिया कि क्या है, किस चीज को दर्शाता है, तो वो बता देगा कि मूर्ति है, मूर्ति ये शांति को प्रतीक कर रहा है, ये निष्पक्षता को, आजादी को दिखा रहा है। मतलब वो उसके बारे में अपने से लॉजिकली सोच कर है ना अंतर्निहित ज्ञान को दर्शाता है। अब बात करते हैं हम लोग एक क्वेश्चंस का। देखिए क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना, कि जब बच्चे अपने जो प्राप्त की गई जो सूचनाएं हैं उन सूचनाओं को व्याख्या करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई नॉलेज लिया किसी चीज के बारे में, आप उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो एक्सप्लेन करने के लिए जो अपने एक्सपीरियंसेस हैं उसके आधार पर सोचते हैं, है ना। यानी आपने सूचनाएं जमा की किसी भी चीज के बारे में, आप उसको व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर अगर आप सोच रहे हैं तो उसे कहा जाता है कंक्रीट थिंकिंग। क्या कहा जाता है, कंक्रीट यानी मूर्त सोच कहते हैं। यानी आपने जो देखा वही बोल रहे, मतलब अपनी सूचनाएं जो आधार की अपनाई उसी को तो व्याख्या कर रहे हैं ना, तो अनुभव के आधार पर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बोल देता कि वो अपने क्या बोलते हैं तार्किक रूप से अगर उसको व्याख्या करता है, सोचता है, तो वहां पर आपका हो जाता है कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, कंक्रीट थिंकिंग नहीं हो जाता, क्योंकि वहां पर लॉजिकली बात आ जाती। अब बात करते हैं हम लोग लॉजिकल थिंकिंग होता क्या है, रीजनिंग इसको कहते हैं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी लॉजिकल थिंकिंग। सुनिए, it is the cognitive process of looking for reasons for beliefs, conclusions, actions, feelings। एक बात बताइए, अगर कोई बच्चा अगर आप लॉजिकल थिंकिंग है तो कहीं ना कहीं वो ब्रेन का यूज कर रहा है, थिंकिंग कर रहा है, यानी कॉग्निटिव प्रोसेस होगी। लॉजिकल थिंकिंग भी एक कॉग्निटिव प्रोसेस है जिसका ब्रेन का यूज करते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, ये प्रोसेस में लुकिंग फॉर रीजंस फॉर बिलीव्स, ठीक है, यानी कारण को खोजे जाते हैं कि अगर कोई मान रहा है, इस चीज को विश्वास कर रहा है, मान लीजिए पृथ्वी गोल गोल घूमती है, तो इस चीज को अगर मान लिया गया तो इस चीज को अगर कोई लॉजिकल थिंकिंग सोचना चाहेगा तो कारण पता लगाएगा कैसे लोग क्यों मानते हैं, है ना। तो इसको गलत प्रूफ कर दिया किसने, कैपलर ने। अपना साइंस पढ़ा होगा, साइंस में कैपलर ने क्या कहा था कि सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमते हैं, ये है ना इलिप्टिकल, यानी क्या कहते हैं उसको, वलयाकार में, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर अब बात करते हैं कि जब भी अगर बच्चा लॉजिकल थिंकिंग होगा तो कोई भी अगर परसेप्शंस बनी होंगी, कोई भी आपका कॉन्सेप्ट बिलीव बना होगा, विश्वास होगा, उस पर वो क्या करेगा, रीजन खोजेगा, उसका कंक्लूजन निष्कर्ष निकालेगा, है ना, उस पर काम करेगा और उसको महसूस करेगा कि हाँ ऐसा होता है या नहीं होता है। फिर हाँ, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंग कंक्लूजन बेस्ड ऑन द एविडेंस, यानी प्रूफ के आधार पर, है ना, प्रूफ के आधार पर वो कंक्लूजन निकालेगा, निष्कर्ष निकालेगा। देखो ऐसे मानते थे ना आप लोग, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। मतलब जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात होगा तो वहां पर कहीं ना कहीं लॉजिकल थिंकिंग की बात होगी। और जब लॉजिकल थिंकिंग आ जाएगा तो बच्चे क्या करेंगे, जितने भी बिलीफ्स बने होंगे उसको एविडेंस के आधार पर उसका कंक्लूजन निकालेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक का। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक समस्या सुधारक बच्चा। एक समस्या सुधारक बच्चा डैश, है ना, विचार के आधार पर, किसके विचार के आधार पर, कथनों की सच्चाई, देखिए यहाँ एविडेंसेस के आधार पर, है ना, वो क्या निकालता है, उसका कंक्लूजन निकालता हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉजिकल थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट वगैरह कुछ नहीं बोलेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉजिकल थिंकिंग हो जाएगा, है ना। लॉजिकल थिंकिंग में क्या होता है कि बच्चे सच्चाई का पता लगाते हैं, है ना, तो वो लॉजिक लगाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग एक क्रिटिकल थिंकिंग को, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं हम लोग। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है ना। क्रिटिकल थिंकिंग एक विचार है, क्रिटिकल थिंकिंग एक विचार है, थॉट्स है ना। किसी व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं और अपने मतों से हटकर, जो खुद मानता था, खुद उसका मानना था, अब खुद उसका वो बोलता है कि नहीं ऐसा होता है, लेकिन उन मान्यताओं से हटकर अगर वो मानवीय मूल्यों से प्रथाओं और रीति रिवाजों को सुलझाने और सत्य की खोज करने में मदद करता है ना। यहाँ भी सत्य की खोज करने की बात आ रही है, लेकिन वो मानवीय मूल्यों और परंपराओं को देखते हुए वो सुलझाने की कोशिश कर रहा है, तो इसको क्या कहते हैं,
इसको कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक विचार। भले ही उसकी कीमत उसके मूल आस्था हो, है ना, अगर उसका कीमत अगर उसका मूल आस्था ही क्यों ना हो, है ना, तो उसमें क्या आ जाता है, वो क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर आ जाता है। आपको और थोड़े से समझाने की कोशिश करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग के कुछ स्किल्स होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अपने सोच से हटकर, अपने विचारों से, अपने मान्यताओं से हटकर अगर आप कोई चीज़ को निष्कर्ष निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्रिटिकल थिंकिंग आता है। और उसके लिए बहुत सारे, है ना, स्किल्स यूज किए जाते हैं, कौशल्स होते हैं। सबसे पहले तो आप रीजनिंग करते हैं, है ना, रीजनिंग करना, फिर एनालाइज करना, फिर डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इवैल्यूएटिंग, है ना। इवोल्यूशन मतलब होता है आकलन करना। आकलन करना, आप जब आप उससे हटकर अगर किसी चीज़ की कंक्लूजन खोज रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप क्या करोगे, उसका आकलन करोगे, है ना। तो पहले तो प्रॉब्लम सॉल्विंग करोगे, फिर आप लोग क्या इवैल्यूएट करोगे, उस पर रीजनिंग लगाओगे, है ना। ये रीजनिंग क्या होता है मैं आपको बता दूंगा। तार्किक रूप लॉजिकली जो होता है वो रीजनिंग है। एनालाइजिंग करोगे आप, विश्लेषण करोगे, फिर अपने लास्ट में क्या करोगे, डिसीजन बनाओगे। तो इस तरह से बहुत 5 स्किल्स होते हैं, है ना। कितने स्किल्स होते हैं, 5 स्किल्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग, इवैल्यूएटिंग, रीजनिंग, एनालाइजिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ओके, चलिए अब बात करते हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बातें मैंने लिखी है। यहाँ व्यक्ति उचित विश्लेषण, एनालाइज की बात करते हैं, इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन, और विवेचना के आधार के लिए उच्चतर संज्ञानात्मक क्षमता यानी हायर कॉग्निटिव एबिलिटी और हायर कॉग्निटिव स्किल्स को निर्धारित करने, और साथ ही एकत्रित या संचारित यानी जमा करना हो या फैलाना हो, जानकारी के स्पष्टीकरण के लिए प्रयोग करता है। तो मतलब क्या है ना, अपनी जानकारी को फैलाना हो और उसमें और स्पष्टीकरण करना हो कि हम मानते थे, इस मान्यता से हटकर हम कुछ निष्कर्ष निकालते हैं कि ऐसा है या नहीं। तो कहने का मतलब कि इसको कहते हैं हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। और क्रिटिकल थिंकिंग में हम लोग किसका यूज करते हैं, है ना, विश्लेषण का, मूल्यांकन का, विवेचना का, है ना, और क्या क्या तार्किक रूप का, रीजनिंग का। इस तरह से हम लोग यूज करके उसका अपनी जो वैल्यूज हों उससे हट कर अगर हम लोग यूज करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। एक क्वेश्चन है, ए सेल्फ गाइडेड, सेल्फ डिसिप्लिन थिंकिंग यानी खुद से मतलब क्या कहने मतलब सेल्फ गाइडेड, सेल्फ डिसिप्लिन, है ना, स्व अनुशासित, ऐसी जो सोच होती है ना, जो अटेम्प्ट्स टू रीजन एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिटी, है ना, इन फेयर माइंडेड वे इज कॉल्ड। यानी अगर हाईएस्ट लेवल तक मतलब अपने आप के अंदर ही रहकर, बाहर नहीं रहने की बात कर रहा है, यानी अपनी मान्यताओं के अंदर ही रहकर आप बहुत दूर तक सोचने की कोशिश करते हो, तो इसको कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, है ना। तो यहाँ पर भी कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स का बहुत ही ज़्यादा यूज हो रहा है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम लोग सेल्फ गाइडेड रहकर सोचते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में ऐसा नहीं होता है। हम लोग उससे हटकर, है ना, सेल्फ गाइडेड से हटकर हम लोग कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए जानते हैं रिफ्लेक्टिंग थिंकिंग क्या होता है। रिफ्लेक्टिंग थिंकिंग एक क्रिटिकल थिंकिंग का ही पार्ट है ना। क्रिटिकल थिंकिंग जो मैंने कहा कि एक सेल्फ गाइडेड और सेल्फ डिसिप्लिन में रहकर हाईएस्ट लेवल तक थिंकिंग करना। अब देखिए ये जो है ना, इसका उद्देश्य होता है, रिफ्लेक्टिंग थिंकिंग का सबसे उद्देश्य होता है जो जटिल समस्याएं उसको हल करना। अगर आपके अंदर कोई जटिल समस्या है ना, उन समस्याओं को हल करने के लिए अगर आप सोचते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्टिंग थिंकिंग कहा जाता है। इसमें क्या होता है, चिंतनशील विचार में ये जो रिफ्लेक्टिंग जो थिंकिंग है, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टिंग थिंकिंग में व्यक्ति जो होता है ना, समस्या का संभावित समाधान प्राप्त करने के लिए तार्किक क्रम में व्यवस्थित सभी उचित तथ्यों पर विचार करता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर व्यक्ति के बाद अगर एक समस्या आया तो उसका एक समाधान, और वो भी समाधान संभावित समाधान यानी पॉसिबल समाधान प्राप्त करने के लिए वो क्या करेगा, लॉजिकल एक सीक्वेंसेस में, एक व्यवस्थित क्रम में वो जितनी भी उचित तथ्य होंगे ना, उन सभी पे विचार करेगा, है ना। कहने का मतलब यही हुआ कि जितने भी उचित तथ्य होंगे उन सभी पे विचार करेगा। क्या करने के लिए, समस्याओं का संभावित समाधान निकालने के लिए, है ना। तो ये रिफ्लेक्टिंग थिंकिंग में आ जाता है। अब बात करते हैं हम लोग कि यहाँ पर व्यक्ति और बालक क्या करता है। तो यहाँ पर ऐसे जो आपकी रिफ्लेक्टिंग थिंकिंग होते हैं, उसमें जो व्यक्ति होते हैं या बालक होते हैं, वो समस्या की परिस्थिति को, जो समस्या होगी उसकी जो भी सिचुएशन होगा, है ना, उसको अनुभवों या अनुमानों से जोड़ने के बजाय सभी प्रासंगिक अनुभव यानी जो रिलेवेंट एक्सपीरियंसेस, उससे जुड़े हुए जो अनुभव उसके हैं,
उसके पुनर्गठन या बाधाओं को दूर करने की जरूरत होती है। यानी कहने का मतलब क्या है ना कि व्यक्ति या बालक समस्या की परिस्थिति को, है ना, अनुभवों और अनुमानों से जोड़ने के बजाय क्या होना चाहिए कि वो सभी जितने भी रिलेटेड उसके रिलेवेंट एक्सपीरियंस हैं उस घटना से, है ना, उस समस्या से रिलेवेंट जितने भी अनुभव है उसका बाधाओं को दूर करने की जरूरत होती है, तभी वो समस्या से समाधान कर सकता है ना। नेक्स्ट बात क्या है कि रीड द गिवन स्टेटमेंट ए और रीड द गिवन स्टेटमेंट बी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, है ना। आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, ए में और बी में, उन दोनों को पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको आंसर देने हैं। तो देखिए हमारा स्टेटमेंट ए क्या कहता है। एक बात बताइए, स्टेटमेंट ए कहता है कि क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोट्स बिल्डिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स, एप्लीकेशंस एंड एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज। सही बात है, क्रिटिकल थिंकिंग में भी तो अपने आइडियाज को बढ़ाता है, वो अपनी थिंकिंग को लेवल को हाईएस्ट लेवल तक सोचता है। ये बात तो सही होगी, सेल्फ गाइडेड बात करते हैं। लेकिन यहाँ कहता है कि जो क्रिटिकल थिंकिंग है, इट इज डज नॉट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एंड इवैल्यूएटिंग आर्गुमेंट्स एंड बिलीव्स ऑफ अदर्स। कहने का मतलब क्या है, कहता है कि ये नहीं हेल्प करता है, ये मदद नहीं करता है समझने में और इवैल्यूएट करने में। तो मैंने कहा था ना कि जो क्रिटिकल थिंकिंग उसके 5 स्किल्स होते हैं। क्या क्या मैंने बताया था, रीजनिंग बताया था, इवैल्यूएटिंग बताया था, एनालाइजिंग बताया था, डिसीजन मेकिंग बताया था, है ना। तो ये सभी जितने स्किल्स मैंने बताए थे, क्या उन स्किल्स का यूज नहीं होता है? यहाँ कहा कि इवैल्यूएशन के लिए यूज नहीं होता है, इवैल्यूएटिंग नहीं होता है, तो जाहिर सी बात ये तो बात तो गलत हो गई। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली ए। क्या हो जाएगा, ओनली ए, यानी ए आपका ट्रू है और बी आपका क्या है, फॉल्स है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स। ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहीं ना कहीं ये टॉपिक लॉजिकली है तो क्वेश्चन भी लॉजिकली पूछ देगा, है कि नहीं। चलिए बात करते हैं क्रिएटिव थिंकिंग का। ये रचनात्मक विचार क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग हो गया, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो गया। अब बात करते हैं क्रिएटिव थिंकिंग का, रचनात्मक विचार क्या होता है। मैंने कहा था ना कि अगर कोई बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंक करता हो तो उसको हम लोग क्रिएटिव चाइल्ड कहते हैं, है ना। वो क्या कहते हैं कि उसके पास किसी भी चीज को, है ना, एक अलग तरीके से पेश करने की उसके पास इच्छा ताकत आ जाता है कि न्यू तरीके से, न्यू वे में उसको एबिलिटी आ जाता है। क्रिएटिविटी का मतलब ही होता है, क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी टू सी थिंग्स इन न्यू वे, यानी किसी भी चीज को नए तरीके से सोचने का जो नजरिया होता है वही आपका क्रिएटिव होता है। टू सी प्रॉब्लम्स दैट नो एल्स में रियलाइज एग्जिस्ट, यानी ऐसे विचारों को दे देगा बच्चा कि जो आप नहीं सोच सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बच्चा क्रिएटिव होता है। एंड देन कम अप विद अ न्यू यूनिक एंड इफेक्टिव सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स, यानी जो भी समस्या होंगी ना उसमें बहुत ही इफेक्टिव और एक नए ढंग से, एक नया, है ना, जिसको और कोई सोच नहीं सकता था, उसे एक नए तरीके से, एक नए नजरिए से उसका आंसर निकालेगा और उस प्रॉब्लम समाधान निकाल लेगा। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग कहते हैं। और तो और ये एक एबिलिटी है टू क्रिएट, प्रोड्यूस समथिंग, यानी किसी भी चीज को उत्पन्न करने या बनाने की जो क्षमता है उसको क्रिएटिव कहते हैं। देखिएगा बहुत सारे अपने से छोटे छोटे बच्चे अलग अलग ब्लॉक्स को जोड़ते हैं, अलग अलग शेप्स बना लेते हैं, तो इसका मतलब वो बच्चे के अंदर क्या क्रिएटिविटी है, वो एक नए ढंग से बना लेता है। ठीक है, अब और एक टॉपिक है, यहाँ पर दो चीज की बात करेंगे हम लोग। एक होता है लैटरल थिंकिंग और एक होता है, यहाँ पे देखिए पहले सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर कन्वर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, याद रहना चाहिए कि जो स्टैंडर्ड इंटेलिजेंस टेस्ट है, जो बौद्धिक क्षमता का जो मापन होता है, वो किस चीज को मापता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग को। ये क्या है ना कि द एबिलिटी टू कम अप विथ अ सिंगल करेक्ट आंसर, यानी आपके पास एक ही आंसर तक जा पाते हो। जैसे आपको एमसीक्यू दे दिए गए, एमसीक्यू में से एक आंसर बता दिया आपने, हो गया, तो हो गया आपका क्या, वो आपका हो गया कन्वर्जेंट थिंकिंग। लेकिन डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होगा, आपको एक ऑप्शन दे दिया गया, है ना, और बोला गया कि इसका आंसर ऐसा क्यों होता है, तो बच्चा क्या करेगा कि हर एक आंसर का वो ऑप्शन का अलग अलग आंसर बताएगा। तो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग है। तो अगर कन्वर्जेंट थिंकिंग को अगर मापना हो तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है, स्टैंडर्ड इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट का। बट क्रिएटिविटी जो है ना, ये क्रिएटिविटी जो है, क्रिएटिविटी क्या करता है, बट क्रिएटिविटी इन्वॉल्व्स डाइवर्जेंट थिंकिंग। अगर बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी, मैंने कहा था कि उस बच्चे के अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग हो जाएगा, है ना, वो एक नए और एक अनयूजुअल आंसर के साथ वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। उसके बाद आता है लैटरल थिंकिंग, जिसको डाइवर्जेंट थिंकिंग भी कहते हैं, है ना,
जो क्रिएटिविटी था उसी को लेटरल थिंकिंग की बात करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं लेटरल थिंकिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग का पार्ट है, यूजिंग बोथ कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। देखिए कभी कभी क्वेश्चन में लेटरल थिंकिंग बोल देता है, तो ये जो क्या है ना, लेटरल थिंकिंग का मतलब एक्चुअल में डाइवर्जेंट थिंकिंग ही है, लेकिन ये दोनों का सम्मेलन है। इसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग भी आता है और अपसारित भी चिंतन आता है और अपसारित चिंतन भी। अगर दोनों बच्चा यूज कर रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं लेटरल थिंकिंग, ठीक है। और इसी को और एक नाम से पूछा जाता है, जो कि एग्जाम में बहुत पूछा गया ये वाला है ना, थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स, यानी बक्से से बाहर का चिंतन जो है वो क्या कहलाता है, लेटरल थिंकिंग कहलाता है, ठीक है। तो हो जाएगा, अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो आप बना पाओगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसको हम लोग एज ए टीचर हम लोग क्रिएटिविटी को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि अगर आप टीचर है ना, तो उसको प्रमोट करने के लिए आप बहुत सारे तरीके करें। सबसे पहला क्या करें ना, कि बच्चे को फ्रीडम दे दें, आज़ादी दे दें, लेकिन अपने गाइडेंस में। ऐसा नहीं कि बच्चे कुछ गलत सलत कर ले, बच्चे को क्या कर देना, फ्रीडम दे देना है। क्या करने के लिए, अनवेंशन करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, नई नई चीज़ों को, नई न्यू थिंग्स को, है ना। और उससे आप क्वेश्चन पूछिए। पहले तो आप बच्चे को आज़ाद कीजिए, उसे फ्रीडम छोड़ दीजिए, फ्री छोड़ दीजिए, जो नई नई चीज़ें हैं उनको अनवेंशन करने के लिए, खोज करने के लिए। तो इससे बच्चे में खोज करने की जो एक रुचि होती है वो उत्पन्न होती है, खोज करने की रुचि उत्पन्न होती है, यानी डिस्कवरी इंटरेस्ट पैदा होता है। उसके बाद ओपन एंडेड आप क्वेश्चंस पूछिए। ओपन एंडेड क्वेश्चंस को बहुत अच्छा माना जाता है ना। किसके लिए, फॉस्टर क्रिएटिविटी अमंग चिल्ड्रन, यानी बढ़ाने के लिए। अगर बच्चों में क्रिएटिविटी बढ़ाना है ना, तो उसका एक सबसे अच्छा टूल्स के रूप में यूज किया जा सकता है कि बच्चे में क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए आप ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। और आप उसे मुहैया करवाइए, प्रोवाइड करवाइए क्या चीज़, स्टिमुली है ना, स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट। ऐसे इन्वायरमेंट दीजिए जहाँ पर बच्चा का उत्तेजना बढ़े, उसकी जिज्ञासा बढ़े, उसको करने में मज़ा आए, करने की जिज्ञासा बढ़ जाए। स्टिमुलेशन आपका इन्वायरमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब बच्चे झूम रहे हैं, सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या करना है, कुछ पता नहीं। अब उसको ऐसा सिचुएशन ही बनाए कि वहाँ पर बच्चे या तो छोटे छोटे टूर में ले जाए, जैसे बच्चों को टूर में ले गए तो वहाँ पर बच्चे खोजेंगे, अरे वाह, वो इन्वायरमेंट जो है ना वो स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट है। और तो और बच्चे को क्रिएटिविटी दिखाने के लिए है ना अपॉर्चुनिटी दीजिए, अवसर दीजिए। ऐसा नहीं कि बच्चे अपना क्रिएटिविटी दिखाना चाह रहे हैं और आप उसको अवसर ही नहीं दे रहे हैं, डांट के बैठा दे रहे हैं, बैठो यहाँ बकवास की काम ही करते हो। कहने का मतलब यही हुआ कि बच्चे को अपॉर्चुनिटी दें, तो इस तरह से हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्रिएटिविटी की स्टेजेस क्या होती हैं। क्रिएटिविटी की स्टेजेस क्या होती है, तो सबसे पहले आप अगर बच्चे में क्रिएटिविटी प्रमोट करना चाहते हैं या बच्चे में क्रिएटिविटी है, तो सबसे पहले वो बच्चे क्या करते हैं, अपनी जानकारी का इकट्ठा करते हैं, है ना। ये पहला स्टेप होता है प्रिपरेशन। पहला स्टेप क्या होता है, प्रिपरेशन। उसके बाद क्या करता है ना कि वो अपना जो जानकारी इकट्ठा करता है उस जानकारी से एक कदम पीछे हट जाता है, जिसको कहते हैं इनकम्बेशन, है ना। तो वो इनकम्बेशन करता है। कम याद रखिएगा, इनकम्बेशन यानी पीछे आ जाना, एक स्टेप पीछे आ जाना, यानी समस्या से एक कदम पीछे हटते हैं और अपने दिमाग को इस समस्या के बारे में सोचने को भटकने देते हैं कि सोचिए क्यों ऐसा है ना। यहाँ पर हम लोग अपने आप को प्रॉब्लम में डालें। उसके बाद हम लोग की दिमाग की बत्ती जलती है, इल्यूमिनेशन क्या होता है, है ना, ये एक मोमेंट होता है, आहा मोमेंट कहा जाता है ये, ठीक है। एग्जाम में पूछा गया है कि आहा मोमेंट किसको कहते हैं, तो इल्यूमिनेशन को। यहाँ पर क्या होता है ना, इसको क्लासिक यूरेका डिजायर करती है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि बच्चे क्या करते हैं, समस्या से कदम पीछे हट जाएंगे, उसके बाद वो उस समस्या के बारे में उसका निष्कर्ष निकालने लगेंगे, तब उसका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, प्रिपरेशन। दूसरा क्या हो जाता है, इनकम्बेशन। और तीसरा क्या हो जाता है आपका इल्यूमिनेशन, ठीक है। और लास्ट हो जाता है वेरिफिकेशन। तो ये 4 स्टेजेज होती हैं क्रिएटिविटी का। ये एग्जाम में पूछा गया है कि वेरिफिकेशन से पहले कौन सा स्टेज आ जाता है, तो इल्यूमिनेशन से पहले कौन सा स्टेज आ जाता है, तो उसके अंदर आ जाता है इनकम्बेशन। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला, द स्टेज ऑफ क्रिएटिव प्रॉब्लम। देखिए क्रिएटिव प्रॉब्लम की बात किया, इन विच द इंडिविजुअल डज नॉट गिव अटेंशन टू द प्रॉब्लम इज क्या, इनकम्बेशन। कहने का मतलब क्या कि द स्टेज ऑफ क्रिएटिविटी के मैंने स्टेजेस, कितने स्टेजेस बताए। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, प्रिपरेशन, फिर इनकम्बेशन, इल्यूमिनेशन, फिर वेरिफिकेशन, यानी 4 स्टेजेस बताए। उन 4 स्टेजेस में कहता है द स्टेज ऑफ क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग इन विच
द इंडिविजुअल डज नॉट गिव अटेंशन टू द प्रॉब्लम, यानी वो क्या करता है कि ध्यान नहीं देता है ना, वो ध्यान नहीं देता, यानी वो एक कदम पीछे हट जाता है, तो किस में आ जाएगा, इनकम्प्लीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मोस्ट इफेक्टिव वे टू आइडेंटिफाई अ क्रिएटिव चाइल्ड टू द टीचर, यानी कैसे पहचान होगी, तो बच्चे डिटेल ऑब्जर्वेशन बच्चों का कर लेंगे, है ना, यानी आप उसको आप पूरी तरह से एकदम संपूर्ण रूप से डिटेल में विस्तारित रूप से अगर उसका ऑब्जर्व करते हैं, निरीक्षण कर लेते हैं बच्चे का, तो पता चल जाएगा कि वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, वो डाइवर्जेंट थिंकिंग है या उसके अंदर कन्वर्जेंट थिंकिंग है। तो बच्चे के अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग आएगा तो हम बोलेंगे कि वो क्रिएटिव है, नहीं आया तो नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, डिटेल ऑब्जर्वेशन, है ना। अब एक बात बताइए, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने कहा था, एक क्वेश्चन पूछूंगा, फ्लुएंसी, इलेबोरेशन, ओरिजिनलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये क्या है, किसके फैक्टर्स आते हैं। तो ये डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंदर अगर बच्चे में फ्लुएंसी है, इलेबोरेशन की अगर कैपेसिटी है, उसमें लचीलापन है, तो हम क्या कह सकते हैं कि बच्चे में डाइवर्जेंट थिंकिंग है ना। वो बच्चा क्रिएटिविटी है ना, क्रिएटिव चाइल्ड है, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं, क्रिएटिविटी है। अब एक बात बताए, आउटसाइड द बॉक्स, अगर एक बॉक्स से बाहर सोचता है तो डाइवर्जेंट थिंकिंग कहलाता है। यानी एक बॉक्स होता है ना जी, तो वो बॉक्स से अगर वो बाहर अगर सोचने की क्षमता आ जाती है उसके अंदर, इससे बाहर यहीं तक नॉलेज नहीं रहता है, ठीक है, यहीं पर अपने विश्वासों पर नहीं, वो तो क्रिटिकल थिंकिंग में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा डाइवर्जेंट थिंकिंग में। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट, जो गिफ्टेड लर्नर्स क्या होते हैं। गिफ्टेड लर्नर्स किसको कहते हैं, जो बच्चे ना इंटेलेक्चुअल, क्रिएटिव और आर्टिस्टिक होते हैं, है ना, उसके अंदर लीडरशिप या विशिष्ट शैक्षणिक क्षेत्रों में वो बहुत उच्च क्षमता का प्रमाण देते हैं, उसको गिफ्टेड लर्नर्स कहते हैं, है ना। जैसे जो बच्चे बौद्धिक यानी इंटेलेक्चुअल, रचनात्मक यानी क्रिएटिव, कलात्मक यानी आर्टिस्टिक, नेतृत्व क्षमता यानी लीडरशिप करना, या विशिष्ट शैक्षणिक क्षेत्रों यानी जैसे कि कोई भी आपका एजुकेशनल फील्ड होंगे, जैसे कि उसमें उच्चतर प्रदर्शन क्षमता का प्रमाण देते हैं। ठीक है, ऐसी क्षमताओं को विकसित करने हेतु स्कूल को प्रोवाइड नहीं की जाने वाली एक्टिविटीज़ की नीड होती है। यानी ऐसे अगर आपको बच्चों को बढ़ावा देना है तो कहीं ना कहीं स्कूल को ऐसी चीज़ों को देना होगा जो स्कूल में मुहैया नहीं है। देखिए, ऐसी क्षमताओं को विकसित करने के लिए जो स्कूल से प्रोवाइड नहीं की जाने वाली एक्टिविटीज़ की नीड होती है, यानी स्कूल से जो एक्टिविटीज़ नहीं प्रोवाइड किया जाता है उसकी ज़रूरत होती है। तो कहीं ना कहीं बच्चे उससे तो बाहर सोचते हैं ना। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है ना, रेंजुली ने एक 3 रिंग्स दिया था। रेंजुली एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने 3 रिंग्स एक कॉन्सेप्ट दिया था। ये 3 रिंग्स कॉन्सेप्ट क्या है, गिफ्टेड लर्नर्स के बारे में। ठीक है, तो रेंजुली के द्वारा दिया गया जो 3 रिंग्स कॉन्सेप्ट है ना, गिफ्टेडनेस का है ना, उन्होंने बताया कि सबसे पहले उन्होंने बताया कि 3 तरह के बताया उन्होंने। सबसे पहले क्या बताया उन्होंने, गिफ्टेड बिहेवियर यहाँ पर आ जाएगा, यानी उसके अंदर तीनों का मतलब तीन मतलब 3 का मतलब हो गया 3। उन्होंने एक रिंग बताया 3 कैरेक्टरिस्टिक्स का, है ना, यहाँ पर ये कॉमन आएगा। देखिए, सबसे पहले क्या बताया कि 3 तरह के मान लीजिए बच्चे। सबसे पहला अबव एवरेज एबिलिटी, यानी एवरेज से यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है बच्चे एवरेज एबिलिटी के। इतने बच्चे क्या है ना कि वो टास्क कमिटमेंट कर लेते हैं। किसी भी जो टास्क दिया जाता है, काम दिया जाता है, उसको कमिटमेंट करने की क्षमता है। और कुछ बच्चे इतने हैं ना कि क्रिएटिविटी है, उसके अंदर क्रिएटिविटी है। कुछ बच्चे ऐसे हैं ना जो तीनों है। ये देखिए बीच वाला जो पार्ट है, ये जो मैं कलर कर रहा हूँ, ये क्या कह रहा है कि इनमें तीनों गुण है। उसके अंदर एवरेज बच्चे वाला जो एबिलिटी है ना, वो भी है, टास्क कमिटमेंट का भी है, क्रिएटिविटी। तो ये जो बच्चे हैं ना, ये गिफ्टेडनेस होता है। ठीक है, अब देखिए यार, ये इसके 2 परफॉर्मेंस होते हैं। जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं, गिफ्टेड बिहेवियर जो होते हैं बच्चे वाले, वो उसके 2 एरियाज होते हैं। सबसे पहला एरिया कहता है जनरल परफॉर्मेंस एरिया, और दूसरा होता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एरिया। यानी बच्चे 2 तरह के क्षेत्र में काम करते हैं। सबसे पहले देखिएगा जनरल में क्या आ जाएगा, मैथ, विजुअल आर्ट्स, लैंग्वेज आर्ट्स, है ना, मोमेंट आर्ट्स, यानी जितने आर्ट्स हो गए, है ना, कलाएं जो होंगी, वो जैसे मैथ में आर्ट्स है, उसका विजुअल देख कर बता रहा है ना, तो यहाँ पर ये जनरल आपके परफॉर्मेंस होंगे। लेकिन स्पेसिफिक में क्या आ गया, बच्चे का चाइल्ड केयर, है ना, कार्टूनिंग, बायोग्राफी, पब्लिक ओपिनियन, पोलिंग करना, ये सब करवाना क्या जाता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होते हैं। ठीक है, तो रंजूली, बस यहाँ याद रखना है कि जो रंजूली है उन्होंने 3 रिंग्स का कॉन्सेप्ट दिया था, और उसमें इन्होंने कहा था कि इसके टास्क कमिटमेंट, क्रिएटिविटी और एवरेज एबिलिटी के जो होते हैं, अबव एवरेज एबिलिटी के, उन तीनों का गुण गिफ्टेडनेस में पाया जाता है। ठीक है, और फिर हम गिफ्टेड लर्नर्स किसको कहते हैं,
ये तो गिफ्टेडनेस की बात हो गई। अब गिफ्टेड लर्नर्स किसको कहते हैं, ठीक है। तो याद रहना चाहिए आपको कि जो कॉमन पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कॉमन पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि है ना, इंक्विजिटिव नेचर यानी जिज्ञासु होंगे बच्चे, हाई इन डाइवर्जेंट थिंकिंग एबिलिटी, उसके अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग बहुत ज़्यादा होगा और काफ़ी ज़्यादा वो जिज्ञासु होंगे, है ना। तो ऐसे बच्चे को कहते हैं गिफ्टेड लर्नर्स। क्या कहा जाता है, गिफ्टेड लर्नर्स। चलिए अब बात करते हैं हम लोग कि इसमें और क्या हो सकते हैं। कि गिफ्टेड लर्नर्स के अंदर सबसे पहले मैंने क्या बताया, गिफ्टेड लर्नर्स के अंदर मैंने बताया कि वो जिज्ञासु होंगे, है ना, इंक्विजिटिव भी होंगे नेचर के, हाई डाइवर्जेंट थिंकिंग एबिलिटी होगा, हाँ, ओरिजिनलिटी इन आइडियाज, विचारों में उसकी मौलिकता होगी, हाई इन मेमोरी, उसका मेमोरी पावर भी ज़्यादा होगा, प्रिफरेंस फॉर कम्प्लेक्सिटी, जटिलता हेतु वरीयता, यानी उन लोग जटिल से जटिल समस्याओं से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, है ना। ये आपके आ जाएंगे किसमें, गिफ्टेड लर्नर्स से, जो गिफ्टेड जो आपके बच्चे होते हैं उसके ये गुण की बात कर रहे हैं। और अगला क्या है, नीड सपोर्टिव इन्वायरमेंट, सेंसिटिव इन्वायरमेंट, उसको सपोर्टिव इन्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है, सेल्फ डिसिप्लिन एंड इंडिपेंडेंट, उसको आज़ाद रखने की जरूरत पड़ती है, हाई क्रिएटिविटी एंड हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन, उसको जरूरत पड़ता है बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बनाने का, और क्या वो पहले से तो क्रिएटिव होती है, उसको और क्रिएटिव बनाने की जरूरत होती है और उसको मोटिवेट बीच बीच में किया जाना चाहिए, हाई टास्क कमिटमेंट, है ना। उसके बाद रिच वोकेबुलरी, यानी उसमें क्या होता है, बच्चों में क्या होता है, वो बड़े बड़े काम कमिटमेंट कर लेते हैं और उसके साथ साथ वो उनके अंदर वोकेबुलरी की पावर बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो गिफ्टेड हैं, गिफ्टेडनेस जो है फ्रॉम टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाई क्वालिटी, हाई क्रिएटिविटी, हाई कमिटमेंट, है ना। तो मैंने क्या बताया, एवरेज एबिलिटी तो होगा, क्रिएटिविटी होगा, हाई कमिटमेंट होगा, ठीक है। ये सब आ जाएंगे बच्चे के गिफ्टेडनेस के अंदर। करो टीचर के नजरिए की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट गिफ्टेड लर्नर्स, किसकी तो 4-5 ऑप्शन होंगे, उनमें से क्या आंसर होगा, दे मे अचीव लोअर ग्रेड्स, है ना, ड्यू टू देयर हाईएस्ट सेंसिटिविटी। देखिएगा कि वो बच्चे क्या करते हैं ना कि सेंसिटिव ज़्यादा होने के कारण वो ग्रेड्स कम लाते हैं, लेकिन सोचते बहुत ज़्यादा हैं, सोचने में कमी नहीं है, उन लोग सोचते बहुत दूर दूर तक हैं, है ना, लेकिन उसका मार्क्स ग्रेड्स जो होते हैं वो कम आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं, क्योंकि वो हाईली सेंसिटिव होते हैं। उसके बाद क्या कहता है कि गिफ्टेड स्टूडेंट्स के बारे में, नीड सपोर्ट नॉट ऑर्डिनरी प्रोवाइडेड बाय स्कूल, यानी उसको सपोर्ट ऐसा चाहिए जो स्कूल सच में नहीं देता है, उससे कहीं ना कहीं हट कर उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है। अब बात करें कि गिफ्टेड लर्नर्स को कैसे पढ़ाया जाए, कैसे उसको करें, तो 2 तरीका यहाँ पर मेनली बताया गया है। सबसे पहले एक्सेलरेशन अप्रोच और दूसरा इनरिचमेंट अप्रोच। 2 अप्रोच हैं गिफ्टेड लर्नर्स को पढ़ाने का। सबसे पहला एक्सेलरेशन अप्रोच की बात करते हैं, जिसमें हम लोग वेग वृद्धि दृष्टिकोण की बात करें, है ना, जिसको त्वरित कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और एक होता है इनरिचमेंट, संवर्धन, समृद्ध। इसमें क्या होता है ना कि एक्सेलरेशन में क्या करते हैं हम लोग, सुनिएगा, बच्चे को वर्तमान ग्रेड्स स्तर को छोड़कर अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नत करना, यानी उसको चलो तुम कम ग्रेड लाए हो ना, ज़्यादा सेंसिटिव होने के कारण ग्रेड कम लाए, है ना, तो इससे क्या होगा कि उसको क्या करो कि फेल ना करके, है ना, आप उसे अगले कक्षा में उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नत कर दो, ठीक है, तो वो आपका मोटिवेट हो जाएगा। तो पहला तरीका। दूसरा इनरिचमेंट अप्रोच, यानी संवर्धन तरीका, ठीक है। तो ये 2 तरीके होते हैं। एक बात रखिएगा यहाँ पर, जो द इनरिचमेंट जो बात की हम लोग दूसरा टॉपिक का, इनरिचमेंट अप्रोच का, इसको जरा क्लियर से जानते हैं हम लोग क्या होता है। द क्यूरिकुलम जो होते हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो होते हैं, ये मस्ट बी बोथ, ये दोनों होने चाहिए। जैसे इनरिचमेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, संवर्धन क्यूरिकुलम का, है ना, क्रियाकलाप करवाते हैं ना बच्चे को, तो ये दोनों नेचर का होना चाहिए, क्वांटिटेटिव भी होना चाहिए और क्वालिटेटिव भी होना चाहिए। जैसे कि डेवलपमेंट क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी होता है, उस तरह से जो आपका इनरिचमेंट जो होने चाहिए, इनरिचमेंट जो अप्रोच होने चाहिए, वो दोनों हो चाहिए। जैसे क्वांटिटेटिव का मतलब इट मीन्स ब्रेड्थ ऑफ द कंटेंट और इट रेफर टू द डेप्थ, यानी सबसे पहले तो इसमें सामग्री की लंबाई चौड़ाई ये सब होनी चाहिए, उसके साथ साथ तात्पर्य ये गहराई से है, यानी बहुत डीपली बातें होनी चाहिए। तो ये तरीका हम लोग अपना कर गिफ्टेड लर्नर्स को पढ़ा सकते हैं। तो ये 2 तरीका है गिफ्टेड लर्नर को पढ़ाने का। एक आपका हो गया एक्सेलरेशन अप्रोच हो गया और दूसरा क्या हो गया, इनरिचमेंट अप्रोच हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग का। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब समस्या समाधान। ये एक मेंटल प्रोसेस है जो कि इन्वॉल्व्स करता है डिस्कवरिंग, ये पूछा गया क्वेश्चन
एनालाइजिंग और सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। A mental process that involves discovering, analyzing and solving problems। एक आपका मानसिक प्रक्रिया जिसमें आपका खोज शामिल होता हो, आपका किसी भी टॉपिक का विश्लेषण आता हो या तो उसके बारे में आपका समस्या का समाधान आता हो, तो उसको हम लोग समस्या का क्या कहते हैं, समाधान कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है ना कि अल्टीमेट गोल्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, हम लोग देखते हैं अंतिम लक्ष्य क्या होते हैं, हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्विंग करने का अंतिम लक्ष्य क्या होता है। तो सबसे पहले आप क्या बोलेंगे, टू फाइंड अ सॉल्यूशन, क्या निकालना, निष्कर्ष निकालना ना, दैट बेस्ट रिजॉल्व द इशू, जो बहुत अच्छे से आपके इशू को सॉल्व कर सके, यही ना हमारा लक्ष्य होता है। लास्ट क्या होता है, टू ओवरकम ऑब्स्टेकल्स, यानी ऑब्स्टेकल्स का मतलब होता है बाधाएं, है ना, ऑब्स्टेकल्स का मतलब होता है बाधाएं, बाधाओं से बाहर आना। तो अब एक बात बताइए, हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग क्यों करते हैं, ताकि हम लोग को एक अच्छा सोल्यूशन मिल जाए। दूसरा कि हम समस्याओं, बाधाओं से, ऑब्स्टेकल से ओवरकम कर जाए, बाहर आ जाए, है ना। एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल से समझाएंगे आप लोगों को। देखिए, इससे पहले मैं और एक बात बता दूं कि इट इज अ पार्ट ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग, कहीं ना कहीं ये थिंकिंग का ही तो पार्ट है। मैंने पहले बताया था कि ये किसका है, थिंकिंग का ही पार्ट है। कौन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। चलिए एक एग्जाम्पल समझते हैं कि हाउ टू फाइंड प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100। अगर आपको पूछ दे कि 100 से लेके 100 तक के प्राइम नंबर निकालो, तो आप क्या करोगे, आप इस प्रॉब्लम दे दें आपको, अब प्रॉब्लम को आप तरीका अपनाओगे कि सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा जिससे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो ये क्या कहलाएगा, आपका ये कहलाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, अब एक बात जो बताने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल के बारे में, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल होता क्या है, कि आप अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो उसका मॉडल क्या होता है। तो सबसे पहले आप उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे, पता तो लगाओगे कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, प्रॉब्लम को एनालाइज करोगे। ठीक है, तो पहला काम हो गया आइडेंटिफिकेशन, पहचान करना, फिर आपको उसका एनालाइज करोगे, विश्लेषण करोगे, है ना। और विश्लेषण करने के बाद आप क्या करोगे, विश्लेषण करने के बाद आप करोगे कि आप एक प्लान डेवलप करोगे। क्या करोगे, एक डेवलप करोगे प्लान, अरे इसको ऐसे सॉल्व करना चाहिए, है ना। वो जब प्लान बना लिए तो उस प्लान को क्या कीजिएगा, इम्प्लीमेंट कीजिएगा ना, उसे लगाइएगा ना, उस प्लान को लगा के देखिएगा कि मैंने जो प्लान बनाया वो प्लान सही हो रहा है कि नहीं। उसके बाद क्या कीजिएगा, आप प्लान करने के बाद आप उसका प्लान जो लगाए उसका इवोल्यूशन कीजिएगा, यानी यहाँ तक आ गए इवोल्यूशन तक। ठीक है, यानी सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, फिर प्रॉब्लम को आपने एनालाइज किया। ठीक, प्रॉब्लम को एनालाइज किया, फिर आपने एक डेवलप किया क्या, प्लान, और आपने जो प्लान डेवलप किया उसको इम्प्लीमेंट करना, फिर इम्प्लीमेंट करने के बाद उस प्लान को आप इवैल्यूएट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके मॉडल्स प्रॉब्लम सॉल्विंग की। क्वेश्चन पूछे गए हैं और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग का साइंटिफिक मेथड से पूछ लिया जाता है। समस्या सुलझाने के वैज्ञानिक तरीका क्या है, सबसे पहले आप स्टार्टिंग द प्रॉब्लम, है ना, गैदरिंग इंफॉर्मेशन ऑन प्रॉब्लम, फॉर्मिंग ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है, रीफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स, उसके बाद क्या है, टू द टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, फिर कहता है रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग डाटा, स्टार्टिंग ए कंक्लूजन। कहने का मतलब क्या है ना कि सबसे पहले अगर आप साइंटिफिक रूप से अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो उस प्रॉब्लम को स्टार्ट करो, वो प्रॉब्लम है क्या, उस प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करो, है ना। उसके बाद क्या करोगे आप, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जमा करो, है ना। पहले आप उस प्रॉब्लम को जानो, स्टार्टिंग द प्रॉब्लम, फिर आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन जमा करो, फिर आप क्या करें, उसमें एक हाइपोथेसिस बना दे, है ना, एक विचार बना दे, कोई दिक्कत। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट को कीजिए, आप जो हाइपोथेसिस आप बनाए उस हाइपोथेसिस से लेके आप एक्सपेरिमेंट करें, फिर उसके बाद आप क्या करें, एक डेटा को रिकॉर्ड करें, एनालाइज करें, फिर स्टेइंग अ कंक्लूजन, एक हम लोग कहाँ तक पहुंचेंगे, एक कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये साइंटिफिक तरीके होते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, स्टार्ट प्रॉब्लम, फिर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन ऑन प्रॉब्लम को लेने से के बाद हम लोग प्रॉब्लम के बारे में इंफॉर्मेशन जमा करेंगे, उसके बाद हम लोग एक हाइपोथेसिस बनाएंगे, ऐसा हो सकता है, फिर उस हाइपोथेसिस को हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर रिकॉर्ड करेंगे डाटा को, फिर हम लोग उसका कंक्लूजन निकालेंगे। ठीक है, तो ये साइंटिफिक मेथड हो गया। अब आते हैं इसका मतलब क्या होता है, इसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो सबसे पहले आप समस्या जागरूक बने, है ना। उसके बाद एक हाइपोथेसिस बना लें, फॉर्मिंग हाइपोथेसिस, आप एक प्रकल्पना बना लें,
उसके बाद आप क्या करें, उसका वेरीफाई कर ले लास्ट में और एक निष्कर्ष निकाल दें। ठीक है, तो ये तरीका हो गया। देखिए, अब एक होता है ऑब्स्टेकल टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी बाधाएं क्या क्या आती हैं। आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान आपको क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं, तो उनके बारे में जिक्र कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। क्या आते हैं, सबसे पहला होता है फंक्शनल फिक्सनेस, है ना। इसको कहते हैं कार्यात्मक निश्चितता, यानी दिस टर्म इज टू टेंडेंसी टू व्यू प्रॉब्लम्स ओनली इन देयर कस्टमरी मैनर, यानी ये शब्द केवल अपने प्रथागत यानी रीति के अनुसार तरीके से समस्याओं को देखने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। यानी पहला प्रॉब्लम आता है कि कार्यात्मक निश्चितता, यानी इसमें क्या होता है ना कि ये जो फंक्शनल फिक्सनेस जो टर्म है ना, इसका मतलब ही होता है कि अपने प्रथागत यानी रीति रिवाज के अनुसार, प्रथागत का मतलब रीति के अनुसार तरीके से समस्याओं को देखने की प्रवृत्ति आ जाती है, तब समस्या को सुलझाने में दिक्कत आने लगता है। दूसरा क्या आता है, हमारा दूसरा है मेंटल सेट। मेंटल सेट क्या होता है, मानसिक प्रारूपता। वैकल्पिक विचारों यानी अल्टरनेटिव जो आपके आइडियाज हैं, अलग अलग आइडिया, उसकी तलाश करने की बजाय हम लोग क्या करते हैं, व्यक्ति जब केवल उन साधनों को यूज करते हैं जो अतीत में काम कर चुके हैं, यानी वो पुरानी बातों को दोहरा रहा है ना। आपके पास बहुत सारे, अभी टेक्नोलॉजी इतना हाई हो चुका है कि हम लोग बहुत सारे टूल्स को यूज कर सकते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को, लेकिन लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपने रीति रिवाज के अनुसार सोचते हैं, तभी नहीं आप वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर नहीं सकिएगा। फिर वो क्या करता है, मेंटल सेट की बात करता है ना। तो फंक्शनल फिक्सडनेस और मेंटल सेट, ये दो प्रॉब्लम आती हैं किसी भी समस्या को सुलझाने में। तो याद रखिएगा, जो फंक्शनल फिक्सडनेस की बात करें तो उसमें फिक्स्ड मतलब वो रीति रिवाजों के अनुसार सोचेगा, और मेंटल सेट में वो अपने अंदर अल्टरनेटिव आइडियाज़ को तलाश करने के बजाय क्या करेगा, वो किसी एक साधन का पुराने जो यूज हो सकते हैं उसको यूज करेगा। अब देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले हम लोग क्या बोले थे, समस्या का पहचान करना, एनालाइज करना, प्लान डेवलप करना, प्लान का एवोल्यूशन करना और फिर प्लान का इम्प्लीमेंट करना। ये चीज़ हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रेटजीज। किसी भी समस्या को सुलझाने के क्या आपके स्ट्रेटजीज हो सकते हैं, षड्यंत्र क्या रचोगे। तो सबसे पहला होता है एल्गोरिदम, जिसको कहते हैं कलन विधि। ये बहुत ही एग्जाम में पूछा गया कि कलन विधि क्या होता है। कलन का मतलब होता है एल्गोरिदम, है ना। देखिए, ये एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, पूछा जाएगा। समस्या तक पहुंचने के लिए एक रणनीति है। कोई भी समस्या अगर आपके अंदर आता है, अगर आप एक रणनीति अपनाते हो तो उसको एल्गोरिदम कहते हैं। और है ना, समाधान तक पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना, ये एल्गोरिदम के अंदर आता है। यह नियमों का एक समूह होता है जिसको फॉलो करते टाइम एक समाधान का नेतृत्व करना चाहिए, क्योंकि यह एक विशिष्ट क्रम में सभी संभावनाओं और सभी परिणामों के लिए व्यवस्थित रूप से लागू होता है। तो यहाँ याद रखना चाहिए कि एल्गोरिथम का मतलब ही सिंपल समझ जाइए कि अगर आपको समाधान तक पहुँचने के लिए एक रणनीति अपनाते हैं और उन रणनीतियों में जो बहुत सारे आप नियमों का एक ग्रुप लगाते हैं, तब एल्गोरिथम कहलाता है। तो समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए कलन विधि यूज करते हैं, एल्गोरिथम यूज करते हैं। दूसरा विधि आता है ह्यूरिस्टिक। ये बहुत ही पूछे गए दोस्तों, है ना। ये आर्मस्ट्रॉन्ग दिए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं, है ना, वो चांद पे गए थे सर। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं, आर्मस्ट्रॉन्ग ने ह्यूरिस्टिक मेथड दिया, और इन्होंने कलन विधि की तुलना में आंकड़े, समय और श्रम के संदर्भ में अधिक लाभप्रद है ना। कलन विधि के मुकाबले में अगर हम बात करें, अगर डेटा के बारे में अगर कोई काम करना हो, समस्या के समय और श्रम, यानी आपका लेबर हो, टाइम हो या आपके डेटा हो, आंकड़े, समय, श्रम, इन सभी के संदर्भ में सबसे ज्यादा अगर फायदेमंद देखा गया तो ह्यूरिस्टिक मेथड को देखा गया। और ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है अनुमान। ह्यूरिस्टिक का मतलब क्या होता है, अनुमान लगाना। तो एक बात बताइए, समय वगैरह को क्या हम लोग प्रूफ करने बैठेंगे कि अनुमान लगा लेते हैं। तो अनुमान, है ना, तो ये जो अगर आपका समय हो या आंकड़ा हो या तो श्रम वगैरह हो, इसके में आपका ह्यूरिस्टिक मेथड आता है। अब भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्विक एंड देखिए, किसी भी समस्या का समाधान निकालने के लिए सबसे क्विकेस्ट एंड फास्ट मेथड इसको माना जाता है, ह्यूरिस्टिक मेथड को। और एक समस्या समाधान करते समय सबसे सामान्य अनुमान, है ना, जो सबसे मोस्ट कॉमन ह्यूरिस्टिक है, वो कौन सा है, सब गोल एनालिसिस है ना, मीन इंडेड एनालिसिस है, या वर्किंग बैकग्राउंड है, या यूजिंग एन एनालॉजी है। ठीक है, तो ये सभी चीजें आती हैं। क्या कहते हैं, एक समस्या समाधान करते समय सबसे सामान्य अनुमान जो होते हैं वो ये सब है।
ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला क्या होता है, सब गोल एनालिसिस, साधन तरीके का विश्लेषण होता है। फिर होता है मीन्स इंडेड एनालिसिस, इसका मतलब क्या होता है, अंतिम लक्ष्य की कल्पना करके समस्या समाधान शुरू होता है। और फिर वर्तमान स्थिति में लक्ष्य को प्राप्त करने का सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी निर्धारित करता है। जैसे गोवा से रामगढ़ जाने हेतु, गोला से रामगढ़ जाने के लिए आपने क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, अंतिम लक्ष्य की कल्पना करते हैं और फिर समस्या का समाधान शुरू करते हैं। अच्छा, हमको गोला से रामगढ़ जाना है, तो रामगढ़ मेरा अंतिम लक्ष्य है, तो वो तब हम लोग अपना काम को स्टार्ट करते हैं और सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी निर्धारित करते हैं कि गोला से हमको रामगढ़ जाना है, रामगढ़ कैसे जाएंगे, तो एक तरीका अपना लिए। तो ये आ जाता है आपका किसमें, मीन्स इंडेड एनालिसिस में, ठीक है। उसके बाद आता है वर्किंग बैकग्राउंड, उसके बाद तीसरा आता है यूजिंग एंड एनालॉजीज, है ना, किसी भी बिंदु पर उस मार्ग का चयन करेगा जिसमें टाइम कम लगेगा, उसी को ना कहते हैं हम लोग मीन्स इंडेड एनालिसिस, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट का, नेक्स्ट में है वर्किंग बैकग्राउंड, ठीक है। वर्किंग बैकग्राउंड, पीछे की ओर काम करना, इसका मतलब क्या है, देखिए आपको समझाते हैं। पीछे की ओर काम करना अंतिम समाधान के साथ शुरू करना है और शुरुआत करने के लिए एक समय में एक कदम पीछे काम करना है, यानी जो हम लोग इनकम्बेशन की बात की थी वही कहीं ना कहीं बात हो रहा है वर्किंग बैकग्राउंड। छात्रों के लिए समझना भी उपयोगी हो सकता है कि यह गणित के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही नहीं बल्कि लाइफ के बहुत सारे पहलुओं के लिए उपयोगी है। अब एक बात बताइए, मैंने आपको बताया था कि वर्किंग बैकवर्ड का मतलब क्या हो गया, आपको समझा दिया ना कि एक कदम पीछे हट कर समझना आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए। तो ये सब आपके देखिए, सबसे पहले मैंने क्या बताया कि मेन्स इंडेंट का मतलब होता है कि अंतिम लक्ष्य को सोच के काम को शुरू करना, इधर कम समय लगा उधर चल जाना। उसके बाद वर्किंग बैकग्राउंड का मतलब क्या होता है, वर्किंग बैकग्राउंड का मतलब होता है पीछे चल जाना, बैकवर्ड होना चाहिए, बैकग्राउंड नहीं। वर्किंग बैकवर्ड का मतलब होता है कि पीछे चले जाना, है ना। और सब गोल्स एनालिसिस क्या होता है मैं उसको समझाता हूँ, ठीक है। सब गोल एनालिसिस हमारा ये होता है ना, इसको कहते हैं हम लोग सब गोल्स को कि ब्रेक लार्ज प्रॉब्लम, यानी छोटे छोटे बड़े जो प्रॉब्लम्स होंगे ना, यहाँ एक सवाल पूछा गया है कि एक बच्चा बड़े बड़े समस्याओं को छोटे छोटे भागों में तोड़कर अगर सॉल्व करता है तो उसको क्या कहते हैं, सब गोल एनालिसिस करते हैं। तो ब्रेक लार्ज प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉलर मोर मीनिंगेबल ones, each of which is easier to solve than the whole problem, यानी बड़ी समस्याओं को छोटे छोटे भागों में तोड़ देना, है ना। तो याद रहेगा कि बड़ी बड़ी समस्याओं को छोटे छोटे भागों में तोड़ के सॉल्व करना क्या कहलाता है, वो कहलाता है सब गोल एनालिसिस, ठीक है। अब एक नोट में एक बात बताते हैं, हिल क्लाइंबिंग। हिल क्लाइंबिंग क्या होता है, मूव प्रोग्रेसिवली क्लोजर टू गोल विदाउट मूविंग बैकवर्ड, यानी बिना पीछे हटे हुए अगर आप लगातार समस्या का समाधान करने के लिए गोल तक जाते हो तो हिल क्लाइंबिंग हो गया, ठीक है। यानी जब आप किसी चोटी पे चढ़ते हो, पहाड़ पे चढ़ते हो, तो क्या पीछे लुढ़कते जाते हो क्या, नहीं ना। तो कहने का मतलब क्या कि पीछे ना झाँक कर आप आगे चलते रहो, तो हिल क्लाइंबिंग में आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस का। एक क्वेश्चन है, दिव्या ऑफन डिवाइड्स द असाइन्ड जॉब इनटू स्मॉल टास्क व्हिच शी कैन हैंडल। तो ये आ जाएगा सब गोल एनालिसिस में, बड़े बड़े कामों को वो छोटे छोटे भागों में तोड़ ले रही है, तो क्या आ जाएगा, वो सब गोल एनालिसिस आ जाएगा। अब देखिए बैकवर्ड जो एक्सप्लोरेशन है, देखिए बैकवर्ड एक्सप्लोरेशन एंड मीन्स इंडेड एनालिसिस आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्या, ह्यूरिस्टिक मेथड्स के अंतर्गत आते हैं। वो किसके अंतर्गत आते हैं, ह्यूरिस्टिक मेथड्स के अंदर आते हैं। और ह्यूरिस्टिक मेथड को सबसे क्विकेस्ट एंड फास्ट मेथड माना जाता है। इसमें ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है अनुमान लगाना। अब एक बात क्या है, द फॉलोइंग आर द स्टेप्स द प्रोसेस इन द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग एक्सेप्ट, मतलब छोड़कर। तो मैंने क्या बोला था, आइडेंटिफिकेशन करना, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लोर करना, एंटिसिपेट आउटकम्स करना। तो यहाँ पर हम लोग ब्रेकिंग डाउन नहीं करते हैं, हम लोग इसको नहीं करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा, ये नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखिएगा जरा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग में कौन कौन सा स्टेप यूज करते हैं। अभी जो क्वेश्चन मैंने बताया, इसके लिए आप एक ट्रिक याद रखें, आइडियल। आई का मतलब आइडेंटिफिकेशन, डी का मतलब डिफाइन गोल, ई का मतलब एक्सप्लोरेशन, ए का मतलब एंटीसिपेट आउटकम्स और एल का मतलब क्या, लुकिंग बैकवर्ड। यानी ये आइडियल याद रखिए, आइडियल से आपको याद हो जाएगा आई फॉर आइडेंटिफिकेशन, डी फॉर डिफाइन गोल्स, ई फॉर एक्सप्लोर और ए फॉर क्या, एंटीसिपेट और लुकिंग बैकवर्ड, ठीक है। विच इज द फर्स्ट स्टेप, साइंटिफिक मेथड्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो क्या मैंने बताया था कि स्टार्ट प्रॉब्लम्स, है ना। प्रॉब्लम अवेयरनेस की जरूरत पड़ती है। अगर साइंटिफिक वे से अगर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला आपका यूज होता है प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करना, यानी प्रॉब्लम का अवेयरनेस करना, है ना।
उसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिटर, डिटर मतलब बाधित करना, तो क्या नहीं करता है, इनरिचमेंट, ये तो आता है जी, है ना, मोर्चाबंदी करना, फिक्स्ड मैंने दो बताया था, इनरिचमेंट और क्या, ये भी बताया था। उसके बाद मेंटल सेट, मानसिक प्रारूपता अगर बनाना तो ये भी आता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंतर्दृष्टि आपका बाधा नहीं बनता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्दृष्टि, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग बाधा नहीं बनता है। आपका 6 क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर से ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि स्कूलों में प्रॉब्लम सॉल्विंग की संभावना अधिक होती है जहां एक लचीलापन होना, एक फ्लेक्सिबल अगर करिकुलम पाठ्यक्रम बनाया जाए, अब इतना जटिल बनाया जाए कि बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो वहां पर प्रॉब्लम सॉल्विंग की कोई संभावना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ टीचर कैन मेक प्रॉब्लम सॉल्विंग फन फॉर स्टूडेंट्स फॉर डूइंग ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ये क्वेश्चन एक्सेप्ट वाले बड़े परेशान करते हैं। तो एक टीचर प्रॉब्लम सॉल्विंग बच्चों में ला सकता है, गिविंग टाइम फॉर फ्री प्ले, मैंने कहा था ना कि बच्चों को फ्रीडम देना, ये तो होगा, है ना। प्रोवाइड इंडेडलेस, मैंने बोला था माइंड इंडेड है ना, माइंड इंडेड क्वेश्चंस पूछने की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। प्रोवाइडिंग ओपन इंडेड, देखिए ओपन इंडेड तो सभी हो जाएंगे लेकिन ये नहीं होगा, क्या बोला, एक्सपेक्टिंग, ये आप ले लें, उससे उम्मीद रख लें कि प्रोटेक्शन फ्रॉम स्टूडेंट्स वाइल दे आर ट्राइंग टू डू देमसेल्फ, यानी ये एक्सपेक्ट बच्चों से रखना ये गलत बात है, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, काफ़ी लॉन्ग वीडियो रहा इस बार, आई होप आपको समझ में आया होगा, नोट्स भी कर लें। तो चलिए इजाज़त दीजिए, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार।